अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं इरमना और मैं हूं अनम फारूक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। ज़मान पार्क सियासी सरगर्मियों का मरकज़, जबकि अपोजिशन की जानिब से मुकम्मल खामोशी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत आज अहम इजलास होगा। असम्बली की तहलील के बाद के मामलात और निगरान सेटअप के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म खान सवाती भी ज़मान पार्क पहुँच गए। इमरान खान सीनियर रहनुमाओं से निगरान सेटअप के लिए नामों पर मुशावरत करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत अली। लियाकत, बताएगा मुशावरत का सिलसिला जारी है और कौन कौन से नाम अभी जो हैं वो ज़ेर गौर आए हैं? देखिए, आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान दो अहम मुशावरत करने जा रहे हैं। एक मुशावरत उनकी जो है वो केपी के असम्बली को तहलील करने के हवाले से है और इसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है महमूद अहमद खान, उनकी कैबिनेट के अरकान और पार्टी के सीनियर रहनुमा जो केपी से ताल्लुक़ रखते हैं वो आज जो है कुछ देर बाद ज़मान पार्क पहुँचेंगे। इन रहनुमाओं की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। सेनेटर आज़म सवाती जो है वो ज़मान पार्क पहुँच चुके हैं, वो भी इस मुलाकात में शरीक होंगे। तो सबसे पहले जो है वो पीटीआई की क़यादत केपी की असम्बली को तहलील करने के हवाले से रोड मैप का तयन करेगी और इस बात का गालिब इम्कान है कि आज के इजलास में ये फैसला हो जाएगा कि कल जो है वो केपी असम्बली को तहलील करने की एडवाइस जो है वो वज़ीर आला महमूद अहमद खान की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को जा सकती है। तो जो भी आज लाहमल तय होगा उसके बाद जो है वो असम्बली की तहलील का रोड मैप जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। दूसरी अहम मुशावरत जो है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पंजाब में निगरान सेटअप के हवाले से अपनी पार्टी के लोगों के साथ करेंगे, जिनमें फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, जमशेद इकबाल चीमा और दीगर रहनुमा जूम पर होंगे और वो वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग में शरीक होंगे। अब पीटीआई की क़यादत अभी तक नाम सामने नहीं लाई कि निगरान सेटअप के लिए कौन कौन से नाम होंगे। तवक्को की जा रही है कि आज शाम तक कुछ न कुछ जो नाम है वो पीटीआई की तरफ से और कोई ना कोई नाम जो है सामने आ जाएंगे। अच्छा लियाकत, ये भी बताइएगा, अभी तो 48 घंटे बाकी हैं और गवर्नर पंजाब की जानिब से दस्तखत नहीं किए गए हैं। अभी ये मामला जो है वो पेंडिंग है, तो इसको पूरा नहीं किया गया और मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया निगरान सेटअप के लिए। देखें, बात यह है कि कल जो है हफ्ते के दिन 10:11 पर पंजाब असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। गवर्नर पंजाब उस पर दस्तखत करें या ना करें। अगर वो आज दस्तखत कर देते हैं या कल सुबह कर देते हैं तो क़ब्ल अज़ वक्त ही तहलील हो जाएगी। लेकिन 10:10 पर जो है वो कल ये समरी जो है वो गवर्नर हाउस को मौसूल करवाई गई थी। 48 घंटे होते हैं गवर्नर के पास। अगर गवर्नर उन 48 घंटों में कोई एतराज़ या कुछ चीज़ या कुछ अपना नुक्ता नहीं निकालता तो वो आज खुद जो है वो 48 घंटे के बाद असम्बली तहलील हो जाएगी और गवर्नर के पास कोई इस तरह का इख्तियार नहीं है। 48 घंटे का वेट किया जा रहा है तो फिर साथ ये भी कहा जा रहा है कि खुद ब खुद तहलील हो जाएगी, और अगर खुद ब खुद ही तहलील हो जाएगी तो फिर वेट करने की क्या जरूरत है? देखो, वेट नहीं कर रहे, वो तो अपने अगले प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। आपने जो सवाल किया था कि अभी असम्बली तहलील नहीं हुई, अभी गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए तो निगरान पे मुशावरत, वो तो पीटीआई की क़यादत तो अगला अपना निगरान सेटअप पर मुशावरत कर रही है। वो इस बात का आज जायज़ा लेगी कि जो वज़ीर आला पंजाब ने कल अपोजिशन लीडर को खत ड्राफ्ट करके भेजना है जिसमें उनके साथ निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए आगाज़ करना है, उनसे नाम तजवीज़ करने के लिए कहना है। तो पीटीआई जो है वो बहरकैफ जो है वो इंतखाबी मूड में जा चुकी है। वो अपना निगरान सेटअप के नामों पे आज मुशावरत कर रही है। कल हमजा शहबाज को ख़त लिखा जाएगा और इसी तरह जो दीगर प्रोसेस हैं पीटीआई अब इंतखाबी मैदान में कूदने की तैयारी कर रही है। उन्हें अब जो तकनीकी पहलू हैं उनको भी साथ साथ निपटाना है। मुशावरत का अमल शुरू हो चुका है और इमरान खान जो है वो डट के ज़मान पार्क में अपनी पार्टी के इजलासों से भी खिताब कर रहे हैं, पॉलिसी लाइन भी दे रहे हैं और जो डिसीजंस लेने हैं वो भी ले रहे हैं। ठीक है लियाकत, मुशावरत का अमल शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। आपको बता रहे हैं इस हवाले से जो कि ज़मान पार्क सियासी सरगर्मियों का मरकज़ है और अपोजिशन की जानिब से मुकम्मल खामोशी है, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में असम्बली की तहलील के बाद के मामलात और निगरान सेटअप भी ज़ेर बहस आएंगे और ये इजलास होगा जिस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम क़यादत का इजलास होगा। इमरान खान की हिदायत पर पंजाब असम्बली तहलील कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ट्वीट किया गया और कहा, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इंतहाई सादा है। मुल्की मसाइल का वाहिद हल नए इंतखाबात की सूरत में ही मुमकिन है।
जबकि मज़ीद ताख़ीर किए बगैर फौरी मुल्क में इलेक्शन के ऐलान किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत, इस ट्वीट बारे बताइएगा। आज बिल्कुल पीटीआई के सीनियर वाइस चेयरमैन शामिद कुरैशी का कहना है कि इमरान खान की हदायत पर पंजाब असेंबली को तहलील करने की एडवाइस जा चुकी है और अब तहरीक इंसाफ का इंतहाई सादा सा मौक़िफ़ है कि मुल्की मसाइल का वाहिद हल और अवामी मांगों की बेहतरीन अक्कासी जो है वो सिर्फ दे इंतखाबात की सूरत में मुमकिन है। लिहाजा अब मजीद ताक़ीद किए बगैर बिल्कुल पूरे मुल्क में इंतखाबात का ऐलान किया जाए। तो शामिद कुरैशी ने अपने ट्वीट में एक बार फिर इस डिमांड को दोहराया है कि मुल्क में जो है वो आम इंतखाबात के लिए कोशिश की जाए और अगर नहीं तो फिर इन दो असेंबलियों में जो है वो इंतखाबात के हवाले से जो है वो पीटीआई मैदान में जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत। बुलेटिन में आगे बढ़कर आपको बताएं, बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती की मंजूरी। सूबाई फुजरा से असम्बली की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए लेने का मरहला शुरू। एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम भी तलब कर लिए। महकमा SNGAD ने मरासला जारी कर दिया। इस मरासले का मतन क्या है, इमरान अकबर बताएंगे। जी इमरान। कुल पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती की मंजूरी का मामला है और इस वाले से पंजाब के सूबाई वज़रा से असम्बली की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए लेने का मरहला शुरू कर दिया गया है। पंजाब के सूबाई वज़रा से एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम भी तलब कर लिए गए हैं। मौजूदा सूरत हाल में 2 रोज में नामों की मंजूरी ना दी जाने की सूरत में असम्बली में मौजूद नाम मंजूर कर लिए जाएंगे, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों के हवाले से सूबाई कबीना की भी मंजूरी ली जाएगी और इस वाले से महकमा SNGAD ने मरासला भी जारी कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। असम्बली तहलील करने की असम्बली गवर्नर को बेचने के खिलाफ दरख्वास्त। हाई कोर्ट की तस्दीक शुदा एडवाइस को दरख्वास्त के साथ लगाने की हिदायत है। दरख्वास्त में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, आगाह कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट में सलमान खालिद चीमा एडवोकेट की जानिब से पंजाब असम्बली की मुमकिन तहलील के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि असम्बली के अरकान की अक्सरियत असम्बली तहलील की ख्वाहिश में नहीं है और इस हवाले से परवेज़ इलाही भी इजहार ख्याल कर चुके हैं। सिर्फ इमरान खान अपने सियासी मफाद की खातिर असम्बली तहलील कर रहे हैं जो कि मुल्की मफाद के लिए खतरनाक है, लिहाजा असम्बली तहलील से रोका जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क किए कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया है कि आपने दरख्वास्त के साथ समरी तहलील करने के हवाले से जो मुसद्दा उसकी कॉपी थी वो दरख्वास्त के साथ नहीं लगाई, तो इस हवाले से कॉपी कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा कि वो कॉपी हमारे पास मौजूद नहीं। अदालत ने इस मौके पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखते हुए दरख्वास्त गुजार को मुसद्दा कॉपी साथ लगाने की हिदायत कर दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक। और शहबाज दौरे हुकूमत का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंसूबा फिर इंक्वायरी के रेडार पर। सेक्रेटरी हाउसिंग ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल ना होने पर तफसीलात तलब कर ली। मंसूबे पर 10 अरब रुपए के फंड्स भी इस्तेमाल किए गए। LDA को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मद में जारी होने वाली रकूम की तफसीलात भी तलब। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। शहबाज दौरे हुकूमत का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मंसूबा फिर इंक्वायरी के रडार पर आ चुका है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि अब तक इन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को मुकम्मल करने के लिए हुकूमती खजाने से 10 अरब रुपए के फंड्स इस्तेमाल किए जा चुके हैं, मगर इसकी जो कारकर्दगी है वो अभी तक सिफर रही है। यही वजह है कि सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मुकम्मल ना होने पर तफसीलात तलब कर ली गई हैं और गुज़िश्ता 4 सालों में LDA को इस मंसूबे की मद में जारी होने वाली रकूम की तफसीलात भी जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। तहकीकात में ये चीज़ सामने आई कि रवा माली साल में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस का मंसूबा फिर नज़रअंदाज किया गया। 4 सालों से बंद ज़ेरे तमीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को परवेज़ इलाही की हुकूमत ने भी पसे पुश्त डाल दिया। LDA ने 9 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को मुकम्मल करने के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम का सहारा लिया था और रिवाइज्ड PC1 की मंजूरी के बाद 2 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड जारी करने की इस्तदा की थी, लेकिन माली साल के पहले 6 माह में पंजाब हुकूमत ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस के फंड्स तो जारी किए, लेकिन अथॉरिटी इस मंसूबे में कोई पेशरफ ना ला सकी। मौजूदा सूरत हाल में रख शादरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, सब्जाजार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स अभी तक अधूरे हैं। इसी तरह सिंहपुरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और मॉडल बाजार चाइना स्कीम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के फंड्स मौजूद होने के बावजूद इनको मुकम्मल नहीं किया गया। तो सैन मुकम्मल नहीं किया गया तो क्या ये जो मंसूबे हैं ये भी सियासी बहरान की नजर हो गए हैं? इरम, बुनियादी तौर पर बुज़दार हुकूमत की जानिब से इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस मंसूबे को इसलिए नज़रअंदाज किया गया कि ये शहबाज दौरे हुकूमत का मंसूबा था और बुज़दार दौरे इक़्तिदार में जो कि 3 साल 7 माह पर मुहित था, इस दौरान इस मंसूबे पर किसी तरह की कोई पेशरफ्त सामने न आई।
फिर उसके बाद परवेज इलाही के दौरे इक़्तिदार में इस मंसूबे के लिए फंड्स का इजरा किया गया, लेकिन परवेज इलाही की हुकूमत के दौरान भी जो पंजाब की सियासी सूरत हाल थी वो अदम इस्तेहकाम का शिकार रही, जिसकी वजह से ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। 2 माह कबल पंजाब हुकूमत की जानिब से संजीदगी से काम लेते हुए इस मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए से जायद के फंड जारी कर दिए गए, लेकिन उसके बाद LDA के शोबा इंजीनियरिंग की मुबैना नाअहली और गफलत की वजह से इस मंसूबे में कोई पेशरफ्त ना हो सकी और फंड्स होने के बावजूद इस मंसूबे पर कोई तामीराती काम नहीं किया गया। यही वजह है कि गैर निसाबी सरगर्मियों के फरोग के लिए शुरू किया जाने वाला ये मेगा प्रोजेक्ट अब ज़बूहाली का शिकार हो चुका है और इन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया गया है वो अब किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। मौजूदा सूरत हाल में शहर के 9 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस में से कोई मंसूबा भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। परवेज इलाही की हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त इस अमर का ऐलान किया गया कि आज़ादी चौक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, जो कि रख शादरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, उसका और सब्जाजार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का जल्द इफ्तिताह कर दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस पर तामीराती काम 98% तक मुकम्मल हो चुका है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने भी इन मंसूबों का इफ्तिताह नहीं किया और जो बाकी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस थे उनको भी अधूरा छोड़ दिया गया। इस वक्त ये जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस का मंसूबा है ये हुकूमती खजाने पर भारी होता जा रहा है और फंड इस्तेमाल होने के बावजूद ये मुकम्मल नहीं हो पा रहा। शुक्रिया ज़ैन आपका। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में फिर कमी है। मुर्गी का गोश्त 14 रुपये महंगा, कीमत 485 रुपये फ़ी किलो हो गई है। अंडे 300 रुपये फ़ी दर्जन में बिकने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं सलमान तारिक से। जी सलमान। जी, मुर्गी के गोश्त की कीमत में फ़ी किलो 14 रुपये का आज इजाफा हो गया और खपत के मुकाबले में सप्लाई कम हुई। इसी वजह से जो है वो कीमतों में फिर से एक दफ़ा फिर इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 2 रोज़ में 98 रुपये मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी आई थी, लेकिन आज ये फिर देखा गया है कि 14 रुपये का इजाफा फ़ी किलो मुर्गी में कर दिया गया और 471 रुपये से 485 रुपये फ़ी किलो ब्रायलर गोश्त पहुंच चुका और इसी तरह 9 रुपये ज़िंदा ब्रायलर की कीमत में भी इजाफा हुआ। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक शहरी जो कैरी शॉप में मुर्गी का गोश्त खरीदने के लिए आए हुए हैं, उनसे उनकी राय भी जानते हैं इस हवाले से। 529 रुपये भी हमने लिया गोश्त। आज हमने 500 रुपये किलो गोश्त लिया, मगर उससे पहले हमने 380 रुपये गोश्त लिया था जब हम पहले लिया था। मगर ये है कि हम लोग इतने परेशान हैं, इतने लोग परेशान हैं कि हमने जी कहाँ से लाएँ गोश्त, कहाँ से पैसे इतने लेके आए कि बच्चे। ये आपने गुफ्तगू सुनी है कि जी कीमतों में जो ये अदम इस्तेहकाम है, चीज़ों की कीमतें, ऐसी चीज़ों की कीमतें जो रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होती हैं, उनकी कीमतों में बतदरीज रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो होशरुबा इजाफा हो रहा है। शुक्रिया सलमान। दूसरी जानिब आपको बताएं, मियो अस्पताल में ऑपरेशन के आलात और अद्वियात का शदीद फुकदान। 7 रोज़ से ऑपरेशन थिएटर बंद। अस्पताल में सरंजें, पट्टियाँ और सर्जिकल आलात भी ख़त्म। CT स्कैन, एक्सरे की फिल्मों समेत ब्लड प्रेशर और जान बचाने वाली अद्वियात भी गायब। दूर दराज से आने वाले मरीज भी रुल गए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि अद्वियात के बहरान से निमटने के लिए काम कर रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, इस सारे सूरत हाल पर इंतजामिया की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? जी बिल्कुल, LCs बंद होने की वजह से पाकिस्तान भर में, पंजाब भर में जो अद्वियात हैं ये शदीद बहरान इख्तियार कर चुकी हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हस्पताल है मेयो हॉस्पिटल, यहाँ पे भी अद्वियात समेत जो ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले जो आलात हैं, जो सर्जिकल आइटम्स हैं, वो भी इस वक्त नापेद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हस्पताल इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता 7 रोज़ में कोई भी जो ऑपरेशन है ये नहीं हुआ, जिसकी वजह से हस्पतालों के अंदर जो मरीज़ एडमिट है, ऑपरेशन के मुंतज़िर है, उनको ऑपरेशन के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जो आलात हैं, जो मेडिसन है, ये ना होने की वजह से उनके जो ऑपरेशन है ये भी मुतासिर हो रहे हैं। अगर हम इस वक्त मेयो हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे भी गुज़श्ता 7 रोज़ में ऑपरेशन मुतासिर हुए हैं, जबकि इसके साथ साथ एमरजेंसी के अंदर जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, जिसमें हेपारिन इंजेक्शन है, जो कि हार्ट अटैक के साथ जो मरीज़ इमरजेंसी में आता है उससे बचाव के लिए, खून को पतला करने के लिए जो इंजेक्शन है हेपारिन, वो भी दस्तयाब नहीं है, जबकि इसके साथ साथ सरिंजेस तक भी दस्तयाब नहीं है। जबकि इसके साथ साथ जितनी भी सर्जिकल आइटम्स हैं, जिसमें बैंडेजेस वगैरह है, पायोडीन वगैरह है, इस तरह की जो दिगर आलात हैं जो कि ऑर्थोपेडिक में और दूसरे डेंटिस्ट में जो सर्जिकल का सामान यूज़ होता है वो भी शॉर्ट है, जिसकी वजह से मरीज़ों को महंगे दामों
बाहर ख़रीदने के लिए भेजा जाता है, तो जो साहिब इस्तात हैं वो तो ख़रीद कर ले आते हैं, लेकिन जो गरीब मरीज़ हैं उनको ख़रीदारी में और सामान हासिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से बिलाल हमें ये भी बताइएगा कि 7 रोज़ से ऑपरेशन थिएटर बंद हैं, तो फिर कितने मरीजों को इन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से इस पर कोई एक्शन क्यों लिया जा रहा, हुकूमत क्यों इस पर खामोश बैठी हुई है? जी बिल्कुल, मियां हॉस्पिटल में जो तकरीबन 7 रोज़ में तकरीबन 50 से ज़ायद जो ऑपरेशन है ये मुलतवी हुए हैं, और इस हवाले से जो हस्पताल इंतज़ामिया है इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो अद्वियात का बहरान है ये पूरे पाकिस्तान में है, और सबको पता है कि LCs बंद है। जब तक गवर्नमेंट LCs नहीं खोलेगी तब तक जो अद्वियात हैं ये नहीं पहुँचेगी, तब तक जो वेंडर्स हैं जो लोकल परचेज़ का जो कारोबार करते हैं उनकी जानिब से भी अद्वियात जो है ये नहीं पहुँचा रही, जिसकी वजह से फिर अक्सर जो मेडिसन है जो कि जान बचाने वाली है पाकिस्तान में तैयार नहीं होती, उनकी बहुत ज़्यादा जो किल्लत है ये पैदा हो चुकी है। फिर जिसकी वजह से जो आलात हैं डिस्पोजेबल के, सर्जिकल्स के, और जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं वो नापेद हैं, जिसकी वजह से फिर मरीज़ ही अल्टीमेटली उसका ख़वार हो रहे हैं। और कई ऐसे मरीज़ हैं जो कि अभी भी 1-2 हफ्तों से हस्पतालों के जो इंडोर वार्ड है यहाँ पे ज़ेर इलाज है और ऑपरेशन के मुंतज़र हैं, लेकिन ताहाल उनके ऑपरेशन नहीं किए जा रहे। और जो हस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने इस हवाले से महकमा सेहत के को भी बताया है, उसके साथ साथ जो दीगर कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी बताया कि जब तक बिलाल ये भी बताएगा कि चंद रोज़ कबल डॉक्टर जावेद काजी की ज़ेर सदारत में इजलास हुआ था जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मौजूद थी। उनकी जानिब से तो यकीन दहानी करवाई गई थी कि अस्पताल में तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, अब इस तरह अचानक बहरान पैदा हो जाना। जी बिल्कुल, चूँकि इस वक्त जो प्रोक्योरमेंट का अमल है ये शुरू कर दिया गया है, लेकिन चूँकि कुछ आइटम्स ऐसी है जिस तरह मैंने नाम लिया हेपेरिन का, ये जो हार्ट अटैक के जो पेशेंट आते हैं उनको इसकी किल्लत है। इसी के साथ सर्जिकल्स के कुछ आलात हैं वो भी मौजूद नहीं है। तो जब तक ऑपरेशन के लिए तमाम जो ज़रूरी सामान है वो मौजूद नहीं होगा तब तक जो ऑपरेशन है वो नहीं हो सके। तो इसी हवाले से जो अभी उनकी जानिब से जो प्रोक्योरमेंट का जो अमल था उसी के हवाले से एक तसल्ली दी जा रही थी कि फरवरी के मंथ में जो प्रोक्योरमेंट है इसका जो सिस्टम है, सिलसिला है, वो मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि मेडिसिन वाफर मिकदार में मिल सके। लेकिन इसके लिए जो कमेटी फॉल की गई थी वो कहां पर है? जो कमेटियां बनाई गई हैं उनकी जानिब से भी ये सिफारिशात दी जा रही हैं, जबकि इस हवाले से जो PPM में है जिसको पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन भी कहा जाता है, उनकी जानिब से भी मुजाहरे किए जा रहे हैं। उनकी जानिब से भी कहा यह जा रहा है कि उनके पास जो स्टॉक है, जो रॉ मटेरियल है जिससे दवाई बनती है वो बहुत महदूद रह चुका है। अगर गवर्नमेंट की जानिब से LCs ना खुली तो ये जो बहरान है, अभी तो सिर्फ जान बचाने वाली अद्वियात का बहरान है, फिर जो आम जो मेडिसिन होंगी जिसमें शुगर की, ब्लड प्रेशर की, बुखार की, मोशन की, फिर उन बीमारियों की मेडिसिन भी जो है नापेद हो जाएंगी। फिर एक मज़ीद जो संगीन सूरत हाल है वो फिर शुरू हो जाएगी। तो इसी हवाले से जो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है उनकी जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ जो मरीज़ है वो अस्पतालों में ख़वार हो रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत है उनकी जानिब से कहा यह, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। में बढ़ती हुई महंगाई की, सब्जियों और फलों की सरकारी निरखों पर फरोख्त जारी है। हर दुकान का अलग रेट शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लूटने पर मजबूर हो गए। इस बारे ये रिपोर्ट देखें। महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। महंगे दामों के बायस सब्जियां भी अवाम की पहुंच से दूर। सरकारी नरखनामे दुकानदारों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिए। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों के दाम बढ़ाए गए, जबकि दुकानदारों ने अपने ही रेट मुकर्रर कर लिए। सब्ज मिर्च 120 के बजाय 150 रुपए, पालक 35 के बजाय 50 रुपए फी किलो फरोख्त, प्याज 250, लहसुन 420, अदरक 460, टमाटर 80 रुपए फी किलो तक बिकने लगे। खरीदार कहते हैं महंगाई माफिया को कोई पूछने वाला नहीं है। रात को चीज़ कोई और है, सुबह कोई रेट और होता है। ठीक है, आटे में लाइन लगी है, चीनी की और महंगाई, हर चीज़ महंगी है, तो गरीब आदमी क्या करे। रेट लिस्ट देते ही नहीं है जी। आप रेट लिस्ट के मुताबिक चले जाएं तो वो कहते हैं जी कि ये जाएं आप खुद जाकर मंडी से ले आएं। महंगाई तो इस कदर हो गई है, आटा, घी, चीनी, दालें, हर चीज़ को आग लगी पड़ी है।
जो 30-40 रुपए किलो सब्जी थी ना वो 100 रुपए किलो हो गई है। जहां सब्जियां महंगी हैं वहीं फल खरीदना भी गरीब के लिए ख्वाब बन चुका है। फलों में अनार 720, सेब 350 और अमरूद 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादर, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, ज़िला इंतज़ामिया ने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। शहरी ट्रक पॉइंट से लाइनों में लगकर सस्ता आटा खरीदने पर मजबूर हैं। शहर भर में महंगा आटा हर दुकान पर दस्तयाब। शहरियों का कहना है कि काम काज छोड़कर लाइनों में लगकर आटा लेने पर मजबूर हैं। हुकूमत आटे की कीमतों को कंट्रोल करे। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादर से। अब्दुल कादर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल शहर के परचून बाज़ारों और मार्केट में महंगा आटा तो दस्तयाब है, लेकिन सस्ता आटा जो है वो शहर की परचून या करियाना दुकानों पर दस्तयाब नहीं है। हुकूमत की जानिब से ट्रक्स जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आज जो है उन्हें ट्रक पॉइंट बनाया गया, जहाँ पर आटे की फ़रोख्त की जा रही है। सस्ता आटा 10 किलो का जो पंजाब हुकूमत की स्कीम का वो दिया जा रहा है, लेकिन शहरियों का ये कहना है कि इस आटे के हसूल में भी परेशानी है कि जो है यहाँ पर आटा लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। यहाँ पे कुछ सार्फिन लाइन में लगे हैं, इन्हीं से बात करते हैं, उनसे पूछते जी आप बताएगा कि कहाँ से आए हैं, दुकानों पर आपको आटा मिल रहा है, यहाँ से आटा लेने में क्या परेशानी? दुकानों पर तो मिल ही नहीं रहा। अब ये देखें ना कि ज़लालत है, बच्चों को भी स्कूल से लेना है, फिर अपना टाइम निकाल के लाइन में लग के आटा ले रहे हैं। फिर उसके बाद ये है कि देखें कि हुकूमत दे क्या रही है। अगर हमें ये रोटी भी इतनी मुश्किल से मिलनी है तो फिर मेरा ख्याल है कि वोट डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी आप बताएगा, आप कहाँ से आए हैं आटा लेने? जल्लोपाड़ा गेट से आया हूँ इधर मार्केट में। तो हमारे उधर जो है ना आटा 130 रुपये किलो बिक रहा है। तो ये तो इनकी मेहरबानी है, चले जो भी हमें मिल रहा है इनकी बहुत बहुत मेहरबानी। जो भी ये काम कर रहा है अल्लाह ताला उनका भला कर। बिल्कुल, आपने जो है वो सार्फिन की गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि ये शहर के मुख्तलिफ मकामात से आए हैं, अपने काम काज के लिए जा रहा था, कोई बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था और कहीं शालमी के लिए जा रहा था, लेकिन ट्रक का आटा देखकर जो है वो तमाम जो मामलात ज़िंदगी है उन्हें छोड़कर इस लाइन में लग चुके हैं ताकि सस्ता आटा जो है मिल जाए। शनाख्ती कार्ड दिखाकर 10 किलो का एक आटा जो है फ़ी सारिफ को मिल रहा है। और सार्फिन का ये कहना है कि दुकानों पर और गली मोहल्लों में सस्ता आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है, जबकि महंगा आटा जो है वो हर जगह पर दस्तयाब है, लेकिन सस्ता आटा जो है वो हर जगह पे दस्तयाब नहीं। जी ठीक। यूटिलिटी स्टोर की एक छत तले अशिया के 2 रेट मुकर्रर। इंतहाई मुस्तहकीन को अशिया कम निर्ख पर आम सारिफ को मार्केट रेट पर देने की पॉलिसी जारी। ताहम अशिया की दस्तयाबी का मसला बदस्तूर मौजूद है। इस बारे ये रिपोर्ट देखें। आटा, चीनी, घी और दालों की फराहमी में उतार चढ़ाव बरकरार। आम सारिफ के लिए सब्सिडी कम कर दी गई। आम सारिफ के लिए घी 375 रुपए फी किलो, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के लिए निर्ख 300 रुपए मुकर्रर। आम सारिफ के लिए आटे का 10 किलो थैला 648 रुपए में दस्तयाब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ को आटा 400 रुपए में मिलेगा। अशिया की दस्तयाबी सारिफ की नादरा से तस्दीक से मशरूत कर दी गई। अशिया की सप्लाई में तअत्तुल पर सारिफ चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कोई मैसेज आता है, लेकिन मैसेज आने के बाद हम स्टोर पे आते हैं, स्टोर पे आके देखते हैं तो कोई चीज़ नहीं मिलती। आप देखें कि गरीब बंदा जो यूटिलिटी स्टोर गवर्नमेंट ने बनाए हैं कि यहाँ सस्ती एशिया मिलती है, और वो देख रहा है वो वही चीज़ें बाहर दुकान से भी 400 सवा 400 का घी मिल रहा है, तो इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। हुकूमती इक़दामात से सब्सिडी तो दी गई, लेकिन आम मार्केट में महंगाई से सफ़ेद पोश तबका रुल रहा है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की सप्लाई बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुदरती गैस नायाब हो गई है। शहरी घरों में महंगे LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ओखरा के मुकर्रर करदा रेट पर LPG भी दस्तयाब नहीं। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अमीन। एक तो सर्दी, ऊपर से घरों के चूल्हे ठंडे, सुई गैस नाम की चीज नहीं, मुतबादल ईंधन भी पहुंच से बाहर। LPG की मांग बढ़ते ही माफिया भी सरगर्म। ओगरा के नोटिफिकेशन के बगैर ही कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। LPG की यकसा कीमत न होने पर शहरी बिल बिला उठे। हर दुकानदार मन मर्जी की कीमत पर LPG फरोख्त कर रहा है। इंतजामिया का कोई इकदाम दिखाई नहीं दे रहा। जिथे मर्जी चले जाओ, 250 रुपए, 240, 250, 260 रुपए, ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਭਾਜੀ 250 240 ਇਹ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 220 ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 200 ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 दिन पहले, लेकिन उन्होंने मजीद बढ़ गया, 220 हो गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जान निकाल दी है। रही सही कसर गैस बंदिश पूरी कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ फिदा अमीन, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, महकमा स्पेशल एजुकेशन ने तालीमी इदारों के औकात कार्ड तब्दील कर दिए। सुबह 9 बजे आगाज़ होगा और छुट्टी 2 बजे होगी। तालीमी इदारों में जुम्मे वाले दिन छुट्टी दोपहर 12 बजे होगी। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताएगा, औकात कार्ड तब्दील किए गए हैं।
جی بالکل، سردی کی شدت کو دیکھتے ہوئے اسپیشل ایجوکیشن کی جانب سے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے متحد ان میں اوقات کا جو ہے وہ بدل دیے گئے ہیں۔ اب تعلیمی اداروں میں جو تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز 9 بجے ہوگا اور چھٹی جو ہے وہ 2 بجے ہوگی، جبکہ جمعے کے دن کی بات کی جائے تو اسکول جو ہیں وہ 9 بجے لگیں گے اور چھٹی 12 بجے ہوگی۔ اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے کہ جو یونیفارم کی پالیسی تھی اس کو بھی ریلیکس کر دیا ہے کہ اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں میں جو بچے ہیں وہ کسی بھی کلر کی کیپ، جرسی، جیکٹ، جرابے جو ہیں وہ پہن سکتے ہیں۔ شکریہ عاطف۔ پولیس افسران اور وی وی آئی پیز کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کی فائرنگ پر پریکٹس کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اہلکاروں کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ٹریننگ کروائی جائے۔ آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار کی سی سی پی لاہور سمیت تمام آر پی اوز کو ہدایت ہے، جبکہ اہلکاروں کو اسلحہ کھولنے اور صاف کرنے کی بھی ٹریننگ کروائی جائے گی۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے یہ باقاعدہ حکم جاری کیا گیا ہے۔ مدثر حسین سے مزید جانیں گے۔ مدثر، بتائیے گا اس ٹریننگ کا آغاز کب سے کیا جائے گا؟ پولیس افسران اور وی وی آئی پی کی سیکورٹی پر مامور اہلکاروں کو فائرنگ پریکٹس جو ہے وہ کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اہلکاروں کے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے فائرنگ پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار نے آر سی اسکل ہاؤس میں تمام آر پی اوز کے اس حوالے سے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ آئی جی پنجاب کی طرف سے جاری کی ہدایات کے مطابق تمام افسران سیکورٹی ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو فائرنگ پریکٹس کروائیں۔ اہم شخصیات کی ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو بھی اسلحہ چلانے کی ٹریننگ کروائی جائے۔ اس کے علاوہ تمام جو افسران ہیں پولیس لائن میں جو ہے وہ اہلکاروں کی ٹریننگ کروائیں۔ اہلکاروں کو اسلحہ چلانے کے ساتھ اسلحہ کھولنے اور صاف کرنے کی بھی جو ہے وہ بھی ٹریننگ کروائی جائے۔ تمام افسران اہلکاروں کو اسلحے کی ٹریننگ کروانے کی رپورٹ ہے آئی جی پنجاب نے حکم دیا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ آئی جی آپس میں بجوائیں۔ کافی اچھے سے سیکورٹی ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو جو ہے فائرنگ پریکٹس نہیں کروائی گئی تھی۔ اس حوالے سے آئی جی پنجاب کے نالج میں یہ بات آنے کے بعد انہوں نے فوری طور پر جو ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے تمام جو سیکورٹی ڈیوٹی پر مامور اہلکار اور جو وی وی آئی پی ڈیوٹی پر مامور اہلکار ہیں ان کو فوری فائرنگ کی جو پریکٹس کروانے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ جو اہلکار ہیں کسی بھی ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے جو ہے بر وقت تیار رہیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مدثر۔ اور ڈی سی لاہور محمد علی کی زیر صدارت انسداد ڈینگی پولیو مہم بارے اجلاس۔ سال کی پہلی پولیو مہم 16 جنوری سے شروع ہو رہی ہے۔ مہم میں 20 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ بریفنگ، ڈپٹی کمشنر کی ڈپٹی سرویلنس پر توجہ دینے کی بھی ہدایت۔ ڈی سی لاہور محمد علی کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم بارے یہ اجلاس ہوا، جس پر اس سال کی پہلی پولیو مہم 16 جنوری سے شروع ہو رہی ہے اور اس مہم میں 20 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ یہ بریفنگ دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید بھی کہا کہ ڈپٹی کمشنر کی ڈینگی سرویلنس پر توجہ دینے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ آگاہ کیا جا رہا ہے آپ کو اس بریفنگ سے متعلق جو کہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اور ڈپٹی کمشنر کی ڈینگی سرویلنس پر توجہ دینے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ ڈی سی لاہور محمد علی کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم بارے اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں سال کی پہلی پولیو مہم 16 جنوری سے شروع ہو رہی ہے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں اسسٹنٹ پروفیسر کے خلاف قانون بھرتی کے خلاف درخواست پر سماعت ہائی کورٹ نے وائس چانسلر اور رجسٹر یونیورسٹی سے 23 فروری کو جواب طلب کر لیا ہے۔ محمد اشفاق سے مزید جانیں گے۔ اشفاق کی سماعت سے متعلق بتائیے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں اسسٹنٹ پروفیسر کو خلاف قانون بھرتی کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی تو عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے وائس چانسلر اور رجسٹرار یونیورسٹی سے 23 فروری کو تحریری جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے روبرو ڈاکٹر عبدالحسیب نے ایڈوکیٹ چودھری محمود الرحمان کی وساطت سے درخواست دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں اسسٹنٹ پروفیسر کو خلاف قانون بھرتی کیا گیا، اس کے لیے قواعد و ضوابط پورے نہیں کیے گئے اور اسی بنیاد پر عدالت اس بھرتی کو کالعدم قرار دے۔ عدالت نے دائر درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا اور 23 فروری کو وائس چانسلر اور رجسٹرار یونیورسٹی سے تحریری جواب طلب کر لیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشفاق۔ ایل ڈی اسپورٹس کمپلیکس جوہر ٹاؤن میں عوامی سنوائی کا انعقاد۔ پروجیکٹ کے متعلق شہریوں اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ محکمہ ماحولیات اور ایل ڈی افسران نے شہریوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، بتائے گا اس بارے میں؟ ایل ڈی اے کی جانب سے روڈ بابو صابو انٹرچینج سے رنگ روڈ تک سڑک کی بحالی اور گلشن راوی ٹی جنکشن انڈر پاس کا منصوبہ بنایا گیا ہے، تاہم پروجیکٹ کی تعمیر کے حوالے سے عوامی سنوائی کا انعقاد کیا گیا۔ یہ عوامی سنوائی ایل ڈی اے اسپورٹس کمپلیکس جوہر ٹاؤن میں ہوئی۔ اس تقریب میں پروجیکٹ کے متعلق شہریوں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو
تفصیلی بریفنگ دی گئی، جبکہ محکمہ ماحولیات اور LD افسران نے شہریوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ اس موقع پر چیف انجینئر LDA مظہر حسین خان کا کہنا تھا کہ شہریوں کو درپیش ٹریفک کے مسائل اور مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر یہ منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے۔ منصوبے سے شہریوں کے قیمتی وقت اور ایندھن کی بھی بچت ہوگی۔ اس عوامی سنوائی میں LD افسران میں ڈائریکٹر انجینئرنگ بلال چغتائی، پروجیکٹ ڈائریکٹر شبیر حسین، ڈپٹی ڈائریکٹر زاہد ستار اور دیگر LD افسران نے شرکت کی، جبکہ محکمہ ماحولیات کے افسران اور سٹیک ہولڈرز سمیت شہریوں کی بڑی تعداد بھی عوامی سنوائی میں موجود تھی۔ شکریہ آپ کا زین۔ سیاسی عدم استحکام سے تعلیمی ادارے بھی متاثر، وائس چانسلرز کے انتخاب کے لیے بلایا گیا اجلاس میں ملتوی، سرچ کمیٹی کا اجلاس سابق وفاقی وزیر کی مصروفیات کی وجہ سے نہ ہو سکا۔ شفقت محمود PTI اجلاسوں میں مصروف رہے اور شفقت محمود سرچ کمیٹی کے کنوینئر ہیں۔ عاطف پرویز اسی پر بات کریں گے۔ عاطف بتائیے کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے، مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ عاطف سے رابطہ بحال کریں گے۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں سیاسی عدم استحکام سے تعلیمی ادارے متاثر، وائس چانسلرز کے انتخاب کے لیے بلایا گیا اجلاس ملتوی، سرچ کمیٹی کا اجلاس سابق وفاقی وزیر کی مصروفیات کی وجہ سے نہ ہو سکا، جبکہ شفقت محمود PTI اجلاسوں میں مصروف رہے اور شفقت محمود سرچ کمیٹی کے کنوینئر ہیں۔ سرچ کمیٹی کا اجلاس سابق وفاقی وزیر کی مصروفیات کی وجہ سے نہ ہو سکا۔ عاطف سے رابطہ بحال ہوا ہے، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ عاطف بتائیے کہ یہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سیاسی عدم استحکام سے تعلیمی ادارے متاثر، وائس چانسلرز کے انتخاب کے لیے بلایا گیا اجلاس ملتوی۔